लीनियर इक्वेशन की बात जब हम करेंगे तो पहले उससे पहले बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है सेकंड चैप्टर, और क्लास 10th में भी पढ़ा है सेकंड चैप्टर, जिसमें सबसे पहली चीज़ बच्चों हमने पढ़ी थी लीनियर पॉलिनोमियल। याद करो, लीनियर पॉलिनोमियल्स। कोई बच्चा बता सकता है किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? तो आंसर है यस, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी। मतलब ये कि ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर यहां पर कितनी है? 1। तो जिस वेरिएबल की, जब वेरिएबल की पावर 1 होगी तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री हम लोग क्या कहते हैं? 1। और ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे हमारे पास जब एक पॉलिनोमियल लिखा होगा और उसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की अगर वो 1 होगी तो हम क्या कहेंगे? वो कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि उसकी डिग्री क्या है? 1। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाउ इस लीनियर पॉलिनोमियल को मुझे बनाना है लीनियर इक्वेशन। क्या बनाना है? लीनियर इक्वेशन। अब इक्वेशन कैसे बनाओगे? तो आंसर, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप इक्वेट कर दोगे किससे? 0 से, इक्वल लिख दोगे और इक्वल्स टू में 0 लिख दोगे, तो वही पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? अब इक्वेशन। तो पहले ये लीनियर पॉलिनोमियल था, लेकिन अब क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन। ओके, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें हमने एक वेरिएबल यूज किया है। कौन सा? तो आंसर है यहां पर एक वेरिएबल कौन सा है? बोलो, x। और ये बाकी के ये दो लिखे हुए हैं, ये क्या है? a और b, सम कांस्टेंट। ठीक है, तो इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल यूज हुए हैं? तो आंसर है 1 वेरिएबल। इसलिए इस लीनियर इक्वेशन का नाम होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये समझ आया? ठीक। लेकिन अगर मान लो किसी बच्चे ने ऐसा ना लिखकर ऐसा लिख दिया तो ax प्लस by और एक और कोई कांस्टेंट ले लिया, मान लो 0। ये भी क्या है? एक लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल नहीं, क्या है? इक्वेशन। क्यों? क्योंकि मैंने इक्वेट टू 0 कर दिया है, तो ये इक्वेशन है। समझ आ गई बात आपको? अब ये जो लीनियर इक्वेशन है, इसमें हमने कितने वेरिएबल यूज किए हैं बताइए? अब 2 यूज किए हैं, इसलिए मैं क्या कहूंगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म बताइए, तो आपका आंसर क्या आएगा? किसी भी लीनियर इक्वेशन की 2 वेरिएबल में जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां तक समझ आ रही है बात आपको? जनरल फॉर्म याद हो गई। लेकिन हमें इस चैप्टर में सिर्फ एक इक्वेशन नहीं पढ़नी है, हमें कितनी पढ़नी है? 2। मतलब क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि एक इक्वेशन की बात हम कभी भी नहीं करेंगे, हम ऑलवेज कितनी इक्वेशन की बात कर रहे होंगे? 2। पेयर में बात कर रहे होंगे। तो पेयर में हमें क्योंकि बात करनी है, तो हमारे पास थ्रू आउट द चैप्टर जो इक्वेशन आएंगी वो इस फॉर्म में रही होंगी। पहली जो इक्वेशन होगी वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। दूसरी जो इक्वेशन है वो भी ऐसी दिखाई देगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। लेकिन सर इनमें डिफरेंस कैसे आएगा फिर? तो आंसर है, डिफरेंस करने के लिए हम कांस्टेंट अलग अलग कर देंगे। ये a1, ये b1 और ये c1, ये a2, b2 और c2। अब ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? तो आंसर सर, ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ आ गई कैसा दिखता है? ठीक है, यानी कि अब हम अगले कुछ दिनों तक जो बातें करेंगे वो इनकी बातें करने वाले हैं। हम पेयर की बात करेंगे और उन पेयर के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, उन पेयर को आपस में कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है, और वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या क्या देखेंगे इस चैप्टर में? सबसे पहली चीज़ तो हम देखेंगे, अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0,
और एक और इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इन दो इक्वेशन में हम ये सीखेंगे कि इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहली चीज चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दो इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना और ग्राफ से ही उनका सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन निकालना मतलब, तो आंसर है कि सर जब भी आप कहते हो कि इस पेयर का सॉल्यूशन निकालो तो आप हमसे x और y की वैल्यू पूछ रहे होते हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने आपके पास एक इक्वेशन लिखी, ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने लिखा x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ठीक है, या मान लो ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल में है। अब मैं जब भी आपसे कहूं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखो तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाइड करें। सेटिस्फाइड करें का क्या मतलब है, सेटिस्फाइड करें का मतलब यह है कि जब मैं x और y की कुछ वैल्यू यहां पुट करूं तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में कैसी हो जाएं, इक्वल। ये बात आई आपको समझ में, ठीक। तो ओके करते हैं। तो x की x माइनस 2y और ये माइनस का 4 है, इक्वल्स टू के उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, ठीक है। अब मुझे यहां पर x और y की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है सच दैट कि सॉल्व करके दोनों साइड क्या रहे, 4, यानी ये साइड इक्वल्स टू क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो आप रैंडम पुट कर करके देखते हैं। जैसे सपोज करो एग्जांपल के लिए मैंने x की वैल्यू रखी 8 अपनी तरफ से, ध्यान देना बच्चों, x की वैल्यू मैंने क्या पुट की 8 और y की वैल्यू मैंने क्या पुट की 2 अपनी तरफ से, ऐसे रैंडम में करके देख रहा था। तो x की वैल्यू 8 रख दी और y की वैल्यू 2। अब देखना सॉल्व कर रहा हूं, तो 8 माइनस 4 सॉल्व किया, 4 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी हो गई, इक्वल। तो x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन का क्या है, आंसर है एक सॉल्यूशन। आंसर है एक सॉल्यूशन। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब यह है कि क्या और भी सॉल्यूशन होंगे, तो आंसर है यस। कितने, क्लास 9th में बोला था मैंने आपको, याद करो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। समझ आ गई। तो एक लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। लेकिन सर अगर पेयर हुआ तो, पेयर के केस में क्या होता है, इस सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है उसको समझना। अब मान लो मैं आपके सामने एक ऐसी इक्वेशन लिखता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक पेयर ले लेता हूं, जैसे मान लो मैंने एक पेयर लिया 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन है। और एक इक्वेशन और इसके साथ लिख लेता हूं 7x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बात को ध्यान से सुनना यहीं से। ये तो आपको समझ आ गया कि एक इक्वेशन का सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है, x और y की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें। ठीक है, लेकिन ये चीज पेयर में कैसे कहोगे। अब इस पेयर का सॉल्यूशन अगर मैं आपसे पूछता हूं तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, तो आंसर है x और y की वो वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें, जो दोनों के लिए क्या हो, एक कॉमन सॉल्यूशन। समझ में आ रही है बात। यानी कि जब मैं इन इक्वेशन को सॉल्व करूं और मैं इसका एक सॉल्यूशन निकाल कर दूं, तो जब भी मैं सॉल्यूशन निकाल कर दे रहा हूं मतलब मैं क्या निकाल कर दूंगा, किसकी वैल्यू, x और y की वैल्यू। वो वैल्यू ऐसी वैल्यू होंगी जो इंडिविजुअली इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करती होंगी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करती होंगी। यानी कि ये जो x और y की वैल्यू हैं, ये इन दोनों पेयर, इस पेयर का क्या है, एक कॉमन सॉल्यूशन। क्या है, कॉमन सॉल्यूशन। ये बात ध्यान रखना। ओके, अब कॉमन सॉल्यूशन के केस में डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन भी बनेंगे, उस पर भी हम लोग आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जब मैं बात कर रहा हूं तो मैंने आपको, क्योंकि मैंने यहां पर एक टॉपिक लिखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बच्चों हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, सॉल्यूशन। क्या निकालना सीखेंगे,
सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, ध्यान रखना। पहली चीज तो ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। दूसरी चीज हम लोग क्या देखेंगे, हम बिना किसी ग्राफ को बनाए हुए क्या हम किसी पेयर का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? तो आंसर है यस, वी हैव डिफरेंट मेथड्स एंड वन ऑफ विच इज एलिमिनेशन मेथड, या एलिमिनेशन से पहले हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। Number one is graphical method, second is substitution method, and third one is elimination method. ग्राफिकल मेथड में हम क्या करने वाले हैं, दो इक्वेशन में लेकर चल रहा हूं, ठीक है, सुनो ध्यान से। हमारे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन को बोलो कौन सी होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक पेयर है, इसके लिए हमें ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। अब पहले तो मैं एक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है वो आपको दिखा देता हूं, फिर इसके बाद आप समझ जाओगे तो उसके बाद फिर अपने आप से बनाने लग जाओगे, ठीक है। तो मैं कोई एक इक्वेशन है जो बोर्ड पर लिख लेता हूं और उसके लिए सिंपल एक ग्राफ खींच लेता हूं। तो एक इक्वेशन बोर्ड पर है, सपोज करिए x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ठीक है। पहले एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, बताओ ये जो इक्वेशन बोर्ड पर लिखी हुई है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म में है क्या? आंसर है नहीं है। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म में है क्या? आंसर है नहीं है, क्योंकि जनरल फॉर्म ये होती है। जनरल फॉर्म में इक्वल्स टू में क्या होता है? 0, ध्यान रखना। यहां पर इक्वल्स टू में 0 नहीं है, लेकिन क्या इसे बनाया जा सकता है? तो आंसर है यस। ये हमने क्लास 9th लेवल पर ही पढ़ लिया था। कैसे बोलो, 6 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, -6 और इक्वल्स टू में 0। नाउ अब ये इक्वेशन इसकी जनरल फॉर्म में लिखी हुई है। क्लियर है ये बात? ठीक है। मुझे केवल ये पूछना था, ये समझना था कि आपको ये कुछ बातें याद हैं या नहीं क्लास 9th वाली, सिर्फ इसलिए। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे उसको समझ लो ध्यान से। मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। मतलब ये कि यहां पर एक वेरिएबल है हमारे पास x, इसको ऐसे ही लिखा, जो कुछ है बाकी सब कुछ उधर ले गया, तो 6 और ये 3y इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, तो 6 माइनस 3y। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है आपको? अब बच्चों ध्यान से सुनना, मैं क्या करने वाला हूं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। मैं y की वैल्यू पुट करूंगा और x की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। उससे मुझे एक सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब मैं y की यहां पर कुछ वैल्यू पुट करने वाला हूं। क्या पुट करोगे सर आप? जो मेरा मन करेगा मैं वो पुट करूंगा। मेरा मन करेगा तो मैं 0 पुट करूं, 1 2 3 100 1 लाख, जो मेरा मन करा है वो पुट करूंगा, क्योंकि ये एक रैंडम नंबर होगा कोई भी जो मैं चूज करना चाहूं। लेकिन मैं ऐसा नंबर चूज करूंगा सच दैट कि जो x की वैल्यू आए वो फ्रैक्शन में ना आए, अपनी कन्वीनियंट के लिए, ठीक है। तो यहां पर मैं y की वैल्यू सपोज करो पुट करता हूं 0, ओके। तो अब देखना x की वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस 3 इंटू 0। बताइए x का आंसर कितना आएगा? 6 आ गया। एक सॉल्यूशन मिल गया, क्या मिला बोलो? हाँ, x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 0। ये इस इक्वेशन का क्या है? एक सॉल्यूशन, ठीक है। और ग्राफ बनाने के लिए मुझे एक कोऑर्डिनेट भी मिल गया, ठीक। अच्छा, फिर से y की वैल्यू फिर से पुट करता हूं। मैंने मान लो 1 रखा, तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इंटू 1। कितना आंसर बनेगा? 3। तो एक और सॉल्यूशन मिला, 3 एंड 1। ये समझ आ रहा है सबको? ठीक। इसके बाद एक और लिखना है मुझे, बताइए क्या लिखूं? 2 लिख दूं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इंटू 2। कितना आंसर आ जाएगा? 0। तो एक और पॉइंट मिला, 0 एंड 2। कितने कम से कम सॉल्यूशन हमें सर निकाल लेने चाहिए? तो आंसर है 3। कम से कम 3 तो निकालो। ज्यादा निकालोगे तो चलेगा,
लेकिन मिनिमम कम से कम मैं कहूँगा 3 निकाल लिया करो, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारे पास एक काम ये है कि अब हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब इसको आप प्लॉट करेंगे तो देखना कैसे दिखेगा। यहाँ कहीं बनाता हूँ, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर आपको पता है कैसी वैल्यू होंगी, पॉजिटिव, इस तरह से चलेंगे 4 5 6, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, जितनी मुझे ज़रूरत हो, नीड हो, बस उतना ही बनाऊंगा मैं। ओके, पहला वाला पॉइंट प्लॉट करके दिखाइए। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। यहाँ से चलिए x की वैल्यू 6, ये आ गए, y पर कितना चलना है 0, यानी कि यही पॉइंट 6 और 0 है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है, कैसे बनाया, प्लॉट किया। दूसरा पॉइंट 3 and 1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 यहाँ कहीं रहा होगा। ओके, फिर से नेक्स्ट 0 and 2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 यहाँ पर कहीं रहा होगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो मेरे पास 3 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है बताइए, 6, 0। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, 3, 1। और ये वाला कौन सा है, 0, 2। अब क्या करोगे, स्केल रखोगे और ज्वाइन करा दोगे, बस इतना सा करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक रफ ऐसा कुछ बना देता हूँ लाइन ऐसे। ये मेरे पास एक लाइन आ गई। ये वाली जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बोलो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तो आंसर है सर, जिस इक्वेशन के लिए आपने ये बनाया है ग्राफ उसको रिप्रेजेंट कर रही है। कौन सी इक्वेशन के लिए बनाया है बोलो? x प्लस 3y इक्वल्स टू ये वाली लाइन, ठीक है। क्लियर है बात? ये वाली लाइन कौन सी वाली लाइन है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। इसे लिखना मत भूलना, अगर लिखना भूल जाओगे तो फिर सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाओगे। बहुत क्लियरली मेंशन किया करो सारी चीजें, ये पॉइंट कौन कौन से हैं और ये लाइन जो बनी हुई है ये किस इक्वेशन की लाइन बनी हुई है, ठीक। एक काम हो गया, क्या हो गया कि एक जो पेयर होगा उस पेयर में से एक इक्वेशन को हमने यहां पर ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। अब मुझे दूसरी वाली इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करना है इसी ग्राफ पर, सेम ग्राफ पर, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक इक्वेशन और ले लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है। अगेन फिर से वही सब कुछ दोबारा से करना है। क्या करना है बोलो, कैसे निकालोगे इसका सॉल्यूशन बताइए? तो आंसर है सर, सबसे पहले किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, एक वेरिएबल के टर्म में इक्वेशन निकाल लेंगे, ये कहना चाहिए मुझे। तो मतलब ये कि इस 3y को उधर ले जाओ, तो 12 प्लस क्या बन जाएगा बोलो, 3y, ठीक है। और इधर क्या बचा बोलो, 2x। अब ये 2 कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 12 प्लस 3y अपॉन 2, ये ठीक है। x के टर्म में बन गई इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, तो आंसर है हम y की वैल्यू पुट करेंगे और किसकी वैल्यू निकालते जाएंगे, x की वैल्यू निकालते जाएंगे, ठीक है। बताइए, आप बताइए मैं यहां पर y की क्या वैल्यू पुट करूं? जो आपके मन में आए वो वैल्यू पुट कर सकते हो, बस इन बातों का ध्यान रखा करो। क्या बोलो? हाँ, फ्रैक्शन में ना आए, अपने कन्वीनियंट के लिए, नहीं तो वो पॉइंट वाले दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या, 0 पुट किया किसी बच्चे ने, मान लो लेट मी इसको यहां लिखता हूं, y इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 12 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 0 अपॉन 2। ये 0 कहां से आया? तो हमने अपने मन से रखा है, ध्यान रखना। ये 0 कहां से आया, अपने मन से रख दिया मैंने। मेरा मन करता तो मैं 1 2 3 कुछ भी रख सकता हूं। क्लियर है ये बात, ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया, 6। मुझे एक कोऑर्डिनेट मिल गया, मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया। क्या मिला बोलिए, 6, 0। ओके सर, नेक्स्ट एक और पुट करिए, y इक्वल टू कितना, 2, हाँ 2 ठीक रहेगा।
x इक्वल्स टू 12 प्लस 3 इंटू 2 और अपॉन में क्या 2, कितना बनेगा ये 9। ओके ठीक है, थोड़ा आगे जा रहा है बट हम ऐसे नंबर लेंगे थोड़े छोटे छोटे भी आए, नहीं तो बड़ा बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। ओके एक और लो, y इक्वल्स टू, और कुछ बताओ मुझे, y इक्वल्स टू -2। ठीक है, लो क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 12 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 2, कितना आएगा 6। ये ठीक लिखा मैंने? हाँ नहीं 3 बनेगा ना, 6 नहीं बनेगा, कितना बनेगा 3। और बाकी ऊपर सब ठीक लिखा है मैंने, चेक कर लेना। ओके मेरे पास एक सॉल्यूशन ये बना 9,2 और क्या बना बोलो 3,-2। ठीक है, अब ये जो तीनों पॉइंट हैं उसी सेम ग्राफ पर आपको प्लॉट करने हैं। ठीक है करिए 1 बाय 1। सबसे पहले क्या प्लॉट करने वाले हैं 6,0। अगर आप ध्यान से देखें तो वो ऑलरेडी प्लॉटेड है। यस अब मुझे एक कॉमन सॉल्यूशन मिल गया दोनों का, समझ आ रही है बात आपको, ये क्या है दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, और यही इस पेयर का भी सॉल्यूशन बनेगा, आप देखना। ठीक है ओके दूसरा पॉइंट मुझे 9,2 करना है, तो बेसिकली क्यों, हालांकि मेरे ये थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा मुझे इसको, तो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर कहीं ले जाते हैं 6, फिर यहाँ पर कहीं रहा होगा क्या 7, 8, 9, ऐसा कुछ ले लेते हैं। ओके प्लॉट करिए 9,2, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 2, यहाँ कहीं। मैं थोड़ा एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, वो सिर्फ रफ ग्राफ है ये, ठीक है, ये रहा होगा। ओके और बताइए 3,-2, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -2 यहाँ कहीं आती होगी नीचे, ये दिस इज -1, दिस इज -2, देन x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2 यहाँ कहीं, ऐसा कुछ। ठीक है सारे पॉइंट हो गए। ये वाला पॉइंट कौन सा है बोलो 6,0, ये वाला पॉइंट कौन सा है बताओ 9,2 एंड दिस इज 3,-2। स्केल रखोगे प्रॉपर एक लाइन खींचोगे, ठीक है, यहाँ से ऐसा कहीं जा रहा होगा, लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर नहीं बना हुआ है मैं यहाँ कहीं बना देता हूँ इसको 9, यहाँ कहीं ऐसे, ये ऐसे। ठीक है आप स्केल से खींचोगे और प्रॉपर बनाओगे, नंबर इक्वल डिस्टेंस पर होगे ग्राफ पर आपके पास, तो बहुत क्लियरली बच जाएगा। ठीक है ये ओके, ये तो सर ग्राफ बन के तैयार हो गया। इनमें से ये वाली जो लाइन थी, ये वाली लाइन कौन सी वाली लाइन थी, इस वाली इक्वेशन की, ये इक्वेशन कौन सी थी बोलो दिस x + 3y = 6, x + 3y = 6। और ये वाली कौन सी है बोलो लाइन, ये वाली लाइन है जो मैंने यहाँ ली थी 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12। ये दोनों लाइनें, इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है, उस ग्राफ पर इन दोनों इक्वेशन की ये जो लाइंस बनाई हैं, ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखो आप ध्यान से, वो पॉइंट कौन सा है 6,0 मिला। ये जो 6,0 है यही इन दोनों इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन। मिल गया हमें ग्राफ से, इसी को हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं कि ग्राफिकल मेथड से किसी भी पेयर का सॉल्यूशन निकालना। तो ग्राफिकल मेथड से हमें पेयर जब मिलता है, पेयर का सॉल्यूशन मिलता है, तो वो कैसा दिखाई देता है। तो आंसर है कि जब भी हम ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ पर दो लाइनें एक दूसरे को क्या करती हैं बोलो इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर भी वो इंटरसेक्ट करेंगी दैट पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर। समझ आ गई बात, क्लियर। अब देखते हैं, हाँ इसी बात का आंसर मैं कर रहा हूं अब आपको। आपने इसका ग्राफ बनाया, ध्यान से सुनना बच्चों इस बात को, ये वाली लाइन ऐसे ही आगे जाती जाएगी, यस एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक लीनियर इक्वेशन है तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। ये वाली जो लाइन है इसकी डायरेक्शन ये वाली है ऐसे, तो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है,
क्या ये आगे जाकर इधर कहीं मिलेंगी? नहीं। क्या ये आगे जाकर इधर कहीं मिलेंगी? नहीं। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। कितने पॉइंट बताइए इन दोनों में कॉमन हो सकते हैं? 1। समझ आ गई बात? तो अगर एक ही पॉइंट कॉमन है यानी कि एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये बात हमें याद हो गई क्या, कि जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, इस बात को मैं यहां पर नोट भी कर लेता हूं। कई इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस ग्राफ से मुझे पता चल रही हैं। पहली चीज, व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, they have only one solution. They have only one solution। और इसको जब आप बुक्स में देखोगे तो वन सॉल्यूशन में कहूं या मैं थोड़ी देर के लिए इसको क्या कहूं, एक यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं? आंसर है यूनिक सॉल्यूशन, एक वन सॉल्यूशन रखती है वो। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन याद करो कौन सी है? 2x - 3y = 12। देखना ध्यान से, 2x - 3y = 12। और एक इक्वेशन दूसरी कौन सी है? x + 3y = 6। x + 3y = 6। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज की क्लास की, सुनना ध्यान से। इस इक्वेशन को इसकी जनरल फॉर्म में लिखो पहले तो आंसर है 2x - 3y - 12 = 0। इसको भी जनरल फॉर्म में लिखो, x + 3y - 6 = 0। अब इस इक्वेशन को इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर कराइए। तो जनरल फॉर्म क्या होती है? a1x प्लस, जो पेयर में पहली वाली जनरल फॉर्म क्या थी बोलो? a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। और दूसरा वाला क्या होता है बोलो? a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। अगर मैं यहां से a1 की वैल्यू देखूं तो कितनी है बताइए? 2। कितनी है? b1 की वैल्यू -3, c1 -12, a2 कितना है? b2, c2, ये देखना आता है। अब एक चीज ध्यान से देखना कि अगर मैं a1/a2 कराऊं और b1/b2 कराऊं तब देखना क्या होने वाला है। ध्यान से, a1 की वैल्यू कितनी है? 2, a2 की वैल्यू कितनी है? 1, b1 की वैल्यू कितनी है? c1 की वैल्यू b2 की वैल्यू कितनी है? 3। ये ठीक लिखा ना मैंने? a1 की वैल्यू कितनी है? 2, a2 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू 3। अब इन दोनों क्वांटिटी को आपस में सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे तो इधर वाली क्वांटिटी और इधर वाली क्वांटिटी सॉल्व करने के बाद क्या ये आपस में इक्वल हैं? क्या ये इक्वल हैं? नहीं है। तो मैं यहां पर ऐसा क्रॉस लगा दे रहा हूं। क्या लगा दिया मैंने? क्रॉस, कि a1/a2 किसके इक्वल नहीं है? b1/b2 के। इस बात का मतलब यह है कि मान लो मैं आपको एक पेयर दूं और मैं आपसे पूछूं बता सकते हो इस पेयर के कितने सॉल्यूशन होंगे? तो आप कहोगे सर पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ बना के अगर वो दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो हम क्या कह देंगे? इनका एक सॉल्यूशन होगा। ये आपने कैसे किया? तो आंसर है ग्राफ बनाकर पता किया। लेकिन मैं कहता हूं क्या कोई मेथड ऐसा है जिसमें बिना ग्राफ बनाए हुए हम ये बता पाएं कि गिवन पेयर का यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? तो आंसर है यस। हम उन गिवन इक्वेशन को किससे कंपेयर करा लें? a1x + b1y + c1 = 0, इनकी जनरल फॉर्म से करा लें और इस कंडीशन को चेक कर लें। दिस कंडीशन, अगर गिवन पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो यानी कि हर हाल में उन दोनों का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। और उनके कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन होगा। तो जब भी कोई पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो सबसे पहली बात तो ये, वो कैसी लाइनें होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। नंबर 1 बात तो हमें ये पता चलेगी। दूसरी बात, उनके कितने सॉल्यूशन होंगे? एक यूनिक सॉल्यूशन। तीसरी बात,
क्या वो जो लाइंस होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब वो लाइंस, वो पेयर जो कम से कम एक सॉल्यूशन रखता हो, जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन तो हो, वो क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट। वो पेयर कंसिस्टेंट है। जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। यानी कि हम ऐसे भी पेयर देखेंगे जिसमें एक भी सॉल्यूशन ना हो, जिसमें एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी हो। ये बात ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं आपसे, बताओ इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? कितने? 1 यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक और मैं ग्राफ बना रहा हूं अभी। ये लो, 2 लाइनें बना दी मैंने। ये कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? कहीं पर नहीं करा रही। कितने सॉल्यूशन होंगे? 0 सॉल्यूशन, यानी नो सॉल्यूशन। समझ आ रही बात? इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। इसका एक सॉल्यूशन है क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही हैं। अच्छा, मैं एक और बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये एक लाइन बनाई और एक और लाइन बनाई, ये इसी के ऊपर बना रहा हूं मैं। ठीक है, बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर 2 लाइनें हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे। बताओ कितने पॉइंट कॉमन हैं? यस सर, ये भी, ये सब पॉइंट कॉमन है। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, एंड एक यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। यस, इनमें से 2 केस ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट का मतलब जिनके पास कम से कम एक सॉल्यूशन तो है। बताओ कौन कौन से हैं? एक ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला। सेकंड वाला केस कंसिस्टेंट नहीं है, इसके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। समझ आ गई बात? क्लियर है ये बात? ओके। तो मैं ये आपसे पूछता हूं कि जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होगा तब वो लाइनें कैसी लाइनें होंगी? इंटरसेक्टिंग। कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। एंड ऑल्सो दीज लाइन्स आर कॉल्ड कंसिस्टेंट। समझ आ गई बात आपको? दूसरी बात ये बच्चों कि ये वाली कंडीशन के बारे में सोचो। मैं बिना ग्राफ कोई एक इक्वेशन से दिखाए हुए भी आपको यहां पर ये बात समझा सकता हूं। इसको आप ध्यान से देखो। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, क्यों? वेरी गुड। कैसी हैं ये? पैरेलल। तो जब भी हमारे पास ऐसा ग्राफ बनेगा जिसमें वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि वो कैसी लाइनें हैं? पैरेलल लाइंस, तब उस केस में उनके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन। और उस केस में वो लाइंस कैसी कहलाएंगी? इनकंसिस्टेंट। क्लियर? बात समझ आ रही है आपको? अब इस वाले केस पर आ जाओ। जब भी 2 लाइनें बिल्कुल जस्ट एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे को कोइंसाइड कर गई हैं। ठीक है, ऐसे केस में ये जो लाइंस हैं ये कौन सी हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और ये लाइनें कैसी लाइनें हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कुछ इक्वेशंस लेकर कि पैरेलल लाइंस के केस में A1 और A2 के आपस में क्या रिलेशन होते हैं। बहुत डिटेल्स में चाहिए होगा वो, लेकिन मैं आपको एक काम करता हूँ, सिर्फ इक्वेशन लेकर उनके ग्राफ सीधे बना देता हूँ, क्योंकि एक ग्राफ तो आपने बनाना सीख लिया। ग्राफ कैसे बनाते हैं ये तो समझ आ गया आपको। क्या करना होता है बताओ ग्राफ बनाने के लिए? बोलो एक बार फिर से, रिवाइज करो। जब भी आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है और उसका अगर ग्राफिकल मेथड से उनका सॉल्यूशन निकालना हो, क्या करते हैं? तो आंसर है पहले तो सर एक वेरिएबल इधर रखते हैं, बाकी सब कुछ उधर ले जाते हैं। ठीक है, उसमें जो वेरिएबल हम इधर ले गए थे उसकी वैल्यू पुट करते जाते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिससे हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। कम से कम 3 कोऑर्डिनेट या सॉल्यूशन हमें निकाल लेने होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। फिर उनको प्लॉट कर दिया। फिर इसके बाद
जो दूसरा वाला इक्वेशन होगा उसको लेंगे, सेम प्रोसीजर फिर से चलेगा, एक वेरिएबल के टर्म में वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे, आंसर आते जाएंगे, वो हमारे क्या बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट या सॉल्यूशन। अगेन फिर से उनको हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। जब दोनों लाइनें प्लॉट हो जाएंगी, प्लॉट हो जाने के बाद अगर वो दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो हम आंसर कर पाएंगे सॉल्यूशन का। ध्यान रखना, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम कहेंगे कि उसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे और हम कोई भी आंसर नहीं देंगे। समझना इस बात को, हम कोई भी आंसर नहीं देंगे क्योंकि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। और फिर अगर वो ऐसा हो गया, उनका ग्राफ ऐसा बन गया कि वो दोनों लाइनें पैरेलल बन गई, कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, तब उस केस में हम क्या करेंगे, तब हम कह देंगे इनका कोई भी सॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक, तो पैरेलल के केस में मैं आपको एक सिंपल सा एक इक्वेशन 2 लिखकर दिखा दे रहा हूं कि उस केस में कैसी कंडीशन बनती है। देखो प्यारे बच्चों, ये एक पेयर लिखा हुआ है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का। इस लीनियर इक्वेशन का हमें क्या बनाना है, ग्राफ। ग्राफ बनाने का तरीका आप सीख चुके हो, ठीक है, तो मैं अब उस पर नहीं जा रहा हूं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वो मैं आपको बता चुका हूं। मैं जस्ट डायरेक्टली इसका एक ग्राफ दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो जब मैंने इसका ग्राफ बनाया तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दिया, ध्यान देना, लाइक दिस, ठीक है। ग्राफ आप बनाना आता है आपको, बना लोगे, वैल्यू पुट कर करके देख लोगे और ग्राफ बना लोगे। ग्राफ बनाने के बाद आपको क्या मिलेगा, वो ये मिलेगा कि वो दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल, ठीक है। अब आपने सोचा ये पैरेलल हैं, तो चलो ये तो हमें पता ही चल गया कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन क्या इनके जो कोएफिशिएंट हैं उनका आपस में कोई रिलेशन है जिससे बिना ग्राफ बनाए हुए ये बताया जा सके कि ये लाइनें पैरेलल हैं या नहीं है। तो उसके लिए हमने इनको चेक करना स्टार्ट किया। चलो करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इनके रेशियो निकालो। सबसे पहले a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल रखकर देखो, देखते हैं क्या बनेगा। a1 बताइए कितना है, a2 कितना है 2, b1 b2 4। क्या ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल हैं? यस, इक्वल हैं। ठीक, तो फिर हमने कहा चलो c1 अपॉन c2 भी चेक करते हैं। ओके, c1 बताइए कितना है, c2 कितना है, माइनस का 12। क्या ये इसके इक्वल है? नहीं है। तो अब एक बात समझ में आ गई कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल होते हैं पैरेलल के केस में, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होता है। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं बट ये क्वांटिटी इक्वल नहीं होती है। तो क्या कंडीशन बनी? अगर एग्जाम में आपके पास आ जाए, एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बना दिया जाए, ठीक है, तो उसमें आपसे अगर पूछा जाए कि दो लाइनें जिनका ग्राफ पैरेलल है, ग्राफ में हमें वो पैरेलल दिखाई देती हैं, तो वो उनके जो कोएफिशिएंट हैं वो किस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते होंगे? तो आंसर है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। ये कंडीशन हमारे किस काम में आएगी? बिना ग्राफ बनाए हुए ये बता देना कि ये लाइनें कैसी रही होंगी, बोलो, पैरेलल। इनके कितने सॉल्यूशन रहे होंगे, बोलो, नो सॉल्यूशन। सिर्फ चेक करने के लिए आ जाए, मान लो कि ये एक पेयर दे रहा हूं आपको, चेक करके बताओ इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो पहले ग्राफ थोड़ी बनाओगे उसका। ग्राफ बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। सिर्फ जब आप यही पूछ रहे हो कि कितने सॉल्यूशन होंगे, तो मैं फटाफट से इस कंडीशन में पुट करके देखूंगा, और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, मैं कह दूंगा कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा इसका। समझ आ गई बात आपको? और ये लाइनें कैसी होंगी? मैं बार बार लिख रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कर पाओगे? ओके, ये तो बात हो गई पैरेलल लाइंस की। अब एक कंडीशन और देख लो, वो है कोइंसिडेंट वाली लाइन की। मैं दो इक्वेशन बोर्ड पर लिख रहा हूं। पहली इक्वेशन है 2x प्लस
3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, और एक और इक्वेशन ले रहा हूं 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, इसका ग्राफ बना लोगे क्या? ग्राफ बनाना आता है? बना पाओगे? कैसे बनाओगे? पहले यहां पर क्या करोगे बोलो? एक वेरिएबल इधर रखोगे, बाकी सब कुछ उधर ले जाओगे, फिर वैल्यू पुट करोगे, कोऑर्डिनेट्स बना लोगे, उसको प्लॉट कर लोगे। सेम यही काम इसके साथ करोगे, कोऑर्डिनेट्स बनाओगे, प्लॉट कर लोगे। प्लॉट करने के बाद अब देखना क्या होगा। प्लॉट करने के बाद हमें यह देखने को मिला कि पहली वाली इक्वेशन जो थी वो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था, ठीक है। जब मैंने दूसरी वाली का बनाया तो मैं देख रहा था सारे पॉइंट बिल्कुल ऐसे ही बन रहे थे, एग्जैक्टली सेम। इसका मतलब वो ये वाली लाइन भी जस्ट इसके ऊपर ही चल रही थी। तो अब यहां पर एक लाइन नहीं है, ये कितनी है? दो, एक दूसरे के ऊपर। तो पता चल गया ये ग्राफ कैसा है, कोइंसिडेंट लाइंस बनी। अब हमने सोचा कि अगर क्या कोई एक तरीका था जिसमें बिना ग्राफ बनाए हुए मैं पता कर सकता था कि ये कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी या नहीं बनेंगी, तो उसके लिए हमने क्या तरीका बनाया है बताइए। तो आंसर सबसे पहले इसे कंपेयर करा लो, किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कराइए। क्या आएगा? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। सबसे पहले तो यही चेक कर लो, करो चेक। a1 बताओ कितना है? 2। a2 बोलो। b1 बताओ। b2 6। ठीक है, क्या ये इक्वल है? इक्वल है? यस। अच्छा चलो c1 अपॉन c2 भी चेक कर लो। c1 कितना है? c2 कितना है? क्या ये इक्वल है? यस, ये भी इक्वल है। तो इसका मतलब अगर ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जब भी दो लाइनें कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, तब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, और उस केस में उनके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये लाइनें कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। तीनों केस मैंने आपको बता दिए। कोइंसिडेंट का भी आ गया आपके पास, पैरेलल लाइंस का भी आ गया, और सबसे वेरी फर्स्ट केस जो हमने देखा था वो हमने इंटरसेक्टिंग वाली लाइंस का भी देख लिया। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको समराइज करूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। बताइए, इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं? when a1 upon a2 not equals to b1 upon b2। ओके, बताइए पैरेलल लाइंस कब होती हैं? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल तो होगा, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। क्लियर? एंड लास्ट, इंटरसेक्टिंग हो गया, पैरेलल हो सकती है, और तीसरा जो कंडीशन बन सकती है वो कोइंसिडेंट हो सकती है। कोइंसिडेंट लाइंस के केस में हमने क्या देखा? a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 इक्वल होता है c1 अपॉन c2। ओके, और एक और खास बात कि अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस बात का मतलब यह है कि उनके पास कैसे सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। अगर वो पैरेलल लाइन है यानी कि कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब उनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर कोइंसिडेंट लाइन है यानी कि उन इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे होंगे जो उन दोनों के बीच में कॉमन है, इसलिए उनके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे।
ठीक। और ऑल्सो एक चीज और है जो मैं इनके बारे में बता सकता हूं, वो क्या, कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन है तो कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट। और अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में। ये जो कंडीशंस हैं ये आपको याद करके जानी होंगी एग्जाम में। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।